आज बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो, आरा और नवादा में भरेंगे चुनावी हुंकार। गृहमंत्री अमित शाह आज महुआ में करेंगे चुनावी जनसभा। एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह के लिए जनसभा को करेंगे संबोधित। शाह के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चतुर्दीक्षांत समारोह का आयोजन। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समारोह की अध्यक्षता। गंभीर स्तर पर पहुंची राजधानी दिल्ली की हवा। एम्स क्षेत्र में AQI 421 दर्ज। CPCB की आई रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से आयुष्मान भारत योजना में बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। बिना अनुमति के अधिकारियों के फोन नंबर बदले गए। बिना अनुमति ये बदले गए आधार लिंक्ड फोन नंबर। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने हजरतगंज कोतवाली में FIR इसको लेकर कराई है और ऐसे में ये बड़ा स्कैम इसमें सामने अनधिकृत OTP से पोर्टल पर फर्जी लॉगिन किए गए। पिछले 1 महीने में कर्मियों के नंबर बदले गए हैं। फर्जी दस्तावेजों से आधार सिस्टम में सेंधमारी की गई है। अज्ञात के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 1 महीने में कई कर्मियों के नंबर बदले जा चुके हैं। फर्जी दस्तावेजों से आधार सिस्टम में सेंधमारी करने का ये पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात के खिलाफ फिलहाल हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा साइबर फ्रॉड देखने को मिला है। बिना अनुमति के अधिकारियों के फोन नंबर बदले गए, कर्मियों के नंबर यहां पर बदले गए हैं और बिना अनुमति आधार लिंक्ड फोन नंबर यहां पर बदले गए हैं। और ऐसे में इसको लेकर स्टेट हेल्थ एजेंसी ने हजरतगंज कोतवाली में FIR करा दी है। यानी अब आगे कार्रवाई होगी और अनधिकृत OTP से पोर्टल पर फर्जी लॉगिन भी किया गया है, ये भी सामने आया है। तो पिछले 1 महीने के अंतराल में कई सारे कर्मियों के, अधिकारियों के नंबर जो हैं वो बदले गए हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि 1 महीने में किस तरीके से कर्मियों के नंबर जो हैं वो बदल दिए जाते हैं। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई लगातार जारी है। कई सारे तथ्यों को जुटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो पुनीत, ये बड़ा साइबर फ्रॉड है जहां पर बिना अनुमति के नंबर बदल दिए जाते हैं। ऐसे में फिलहाल शुरुआती जांच में क्या सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का एक बड़ा स्वास्थ्य कार्ड है जिससे जो आम लोग हैं वो अस्पतालों में जाकर के निःशुल्क सुविधा लेते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें कंपनी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। दरअसल बरेली, शाहजहांपुर इत्यादि जिलों पर जो अधिकारियों की ID थी, जो मोबाइल नंबर थे वो बदल दिए गए हैं, जिससे जो OTP जनरेट हो रहा था वो जिन्होंने हैक किया है उनके पास जा रहा है और फर्जी आधार कार्डों को आयुष्मान कार्डों को मंजूरी मिल रही है। एक बड़े तरीके का ये फर्जीवाड़ा है। जालसाजों ने पूरी तरीके से जो अधिकारियों की फर्जी ID बना करके और फर्जी नंबर अपडेट करके OTP इत्यादि प्राप्त करके फर्जी आयुष्मान कार्ड जारी करने का खेल शुरू कर दिया है। जो कंपनी इसका काम कर रही है, सैचेस स्टेट एजेंसी, उसने लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। ये सारा कांड दीपावली की छुट्टियों के दौरान साइबर जालसाजों ने किया है। संस्था के अधिकारियों की फर्जी
फर्जी लॉगिन आईडी बनाई, उनकी लिस्ट निकाली, उनकी पकड़ सिस्टम तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। जी ऐसे में इसका इनक्रिप्टिंग सिस्टम वीक था, इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से फ्रॉड कर लिया जाता है, और कितने समय से चल रहा था, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कंपनी का जो कार्य करने का तरीका था या जो उनके सिस्टम की सिक्योरिटी थी वो काफी वीक थी, क्योंकि दीपावली की छुट्टी के दौरान अगर साइबर हैकर्स ने इतना बड़ा अटैक किया है कि फर्जी आयुष्मान कार्ड जनरेट करने के लिए अधिकारियों के नंबर ही चेंज कर दिए सिस्टम से, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि कंपनी का दावा है कि दीपावली में 3 से 4 दिन की छुट्टी हुई थी, उस दौरान अधिकारी और जो कर्मचारी थे मैक्सिमम वो छुट्टी पर थे और इस दौरान ये कांड हुआ है। पूरी जानकारी करी जा रही है, हजरतगंज थाने में एफआईआर करी गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक देखने वाली बात है कि जिन अधिकारियों को ये आयुष्मान कार्ड जारी करना होता है उनके ही नंबर पोर्टल से बदल दिए जाते हैं और फर्जी नंबरों पर ओटीपी लेकर के ना जाने अब तक कितने फर्जी आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए होंगे। जी ऐसे में देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा पुनीत के आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच गए हैं। लोहिया विधि विश्वविद्यालय में चौथा दीक्षांत समारोह कार्यक्रम होना है और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इस दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो राजधानी लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आज होगा। इसका आयोजन आज हो रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी इससे समझिए तमाम वीवीआईपी लोग जो है इस दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ से लेकर न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां जो हैं वो पहले से ही पूर्ण कर ली गई थी। तमाम तैयारियों को लेकर पहले से ही जो है आगाह कर दिया गया था और ऐसे में कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के तौर पर इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये दीक्षांत समारोह जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी सीएम योगी आदित्यनाथ ही आज करने वाले हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ कहेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह बेहद ही खास होने वाला है। इसका आयोजन आज हो रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास रहेगा, जहां पर तमाम वीवीआईपी लोग इसमें पहुंचेंगे। न्यायमूर्ति इसमें जो है पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि जो अपडेट सामने आया उसमें बताया गया है कि लखनऊ पहुंच चुके हैं और ऐसे में लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियों को पहले से जो है पुख्ता कर लिया गया था कि कोई भी इसमें अव्यवस्था ना देखने को मिले और प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। प्रशासनिक अमले की तैयारियां भी इसको लेकर पूर्ण है, क्योंकि तमाम वीवीआईपी लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। और ऐसे में लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम अन्य गणमान्य जन भी आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। लोहिया विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आज होना है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। और देखिए तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति यहाँ पर है और ऐसे में जैसे कि हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, इसमें शामिल होंगे।
और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, तमाम वीवीआईपी गणमान्य जन जो यहां पर पहुंचे, उनके साथ फोटो सेशन कराते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लोहिया विधि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को लेकर ये तमाम गणमान्य जन जो है पहुंचे हैं लखनऊ, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ यानी प्रदेश के मुखिया खुद करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मंच से कही जाएंगी संबोधन में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गले में पटका पहने और सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए, और साथ ही तमाम जो गणमान्य जन है उनकी उपस्थिति भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर देखी जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा तमाम अन्य गणमान्य जन जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को और ज़्यादा खास बना रहे हैं। तो देखिए कतारबद्ध होकर आगे बढ़ते हुए तमाम गणमान्य जन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह, जिससे जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहले ही पहुंच चुके थे, तमाम गणमान्य जन भी इस दौरान वहां पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ऐसे में प्रशासन की तैयारी भी इसको लेकर पूर्ण रूप से पहले से की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनहोनी यहाँ पर ना होने पाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो वीवीआईपी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पहले से तैयारियां की गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पंजाब लिए चलेंगे। सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सब सैक्शन 3 है ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਨਵੰਬਰ 1966 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ब्यौरा जिहड़ा है लेखा जोखा ते उन्होंने चलाउण दे प्रबंधकी कागज़ पत्तर जिहड़े ने वो तैयार होए सी। जिहड़ा एक्ट विधान सभा च बनिया होवे उन्होंने केंद्र सरकार किसी नोटिफिकेशन द्वारा रद्द नहीं कर सकती, भंग नहीं कर सकती। जां तां विधान सभा ही अमेंड करे जां फिर इन्होंने देश की पार्लीमेंट च लैके जाए, दोनों ही नहीं होए। ना पंजाब विधान सभा ने कोई इहो जिहा अमेंडमेंट की है तो ना ही देश की पार्लीमेंट के विच लैके गए, उत्थों पास होया। एक नोटिफिकेशन जारी करके भाजपा ने अपना पंजाब विरोधी चेहरा दिखाया। इस तो पहला भी इन्होंने कोशिश की सी, 2 बारी मीटिंगां होईयां सी, पंजाब हरियाणा गवर्नर बहिंदे सी, मैं भी जांदा सी नाल, हरियाणे के मुख मंत्री भी आउंदे सी, अफसर भी आउंदे सी, BC भी आउंदे सी। इन्हां दी मंग सी कि पंचकूले दे, यमुनानगर दे, कुरुक्षेत्र दे, अंबाले दे सारे जिहड़े कॉलेज ने उन्हां नूं पंजाब यूनीवर्सिटी दे अंडर लै लो जी तुसीं, जदकि हरियाणा आप ही उन्हां चों बाहर निकलिया सी जदों उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी बनाई है। बिल्कुल साफ मना कर दिता गया सी मेरे वालों कि जी साडे कोले अपनी 170 तो उपर कॉलेज ने, एफिलीएशन जिहड़ी है उन्हां कॉलेजां दी पंजाब यूनीवर्सिटी नाल है। इन्हां नूं ये कोई प्रॉब्लम नहीं सी कि साडे जिहड़े कॉलेज ने वो पंजाब यूनीवर्सिटी दे नाल जुड़ जाणगे। इन्हां ने उन्हां कॉलेजां दे विचों सैनेट दे मैंबर भेज के सैनेट दे विच वड़ना सी, जिहदा कि सानूं पहले ही पता लग गया, तो असीं उहनूं मना करता, जवाब देता।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿकेशन गैर संवैधानिक जारी करके तो साढ़े तो साड़ी यूनिवर्सिटी दी सै। तो चंडीगढ़ से आप सुन रहे थे सीएम भगवंत मान को, जहां पर बीजेपी पर ताबड़तोड़ तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पटना में भव्य रोड शो करेंगे, आरा और नवादा में चुनावी हुंकार भरेंगे और आज बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार को तेजी देते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को सहरसा और कटिहार में रैली करेंगे। बिहार दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पटना में रोड शो है, आरा और नवादा में भी चुनावी हुंकार भरेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही सक्रिय बने हुए हैं, क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जो जनसभा वो करते हैं, पहला संबोधन जो वो देते हैं वो बिहार में जाकर ही देते हैं। और ऐसे में अब फिर से बिहार आ रहे हैं, तो बिहार में अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वो कहते हैं, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो जो एनडीए का साझा मैनिफेस्टो इसे कहा जाए, संकल्प पत्र भी जारी हो चुका है। और ऐसे में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा जाएगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जनसभा और जो भीड़ पहुंच रही है उनके नारों में चुनावी शोर जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में पटना में रोड शो होगा, आरा और नवादा में भी चुनावी हुंकार पीएम भरेंगे। तो आज ताबड़तोड़ प्रचार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखेंगे। पहले पटना, उसके बाद आरा और अंत में नवादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो यानी कि एक दिन में 3 जगह चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। आज महुआ में जनसभा करेंगे। एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह के लिए जनसभा वो करेंगे। शाह के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम प्रोटोकॉल्स को लागू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन इस समय एक्टिव नजर आ रहा है। बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। आज महुआ में जनसभा करेंगे। एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह के लिए जनसभा अमित शाह करेंगे और इसके जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह की सक्रियता भी यहां पर देखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार दौरे पर आज गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां पर आज महुआ में वो जनसभा करेंगे और जनसभा के दौरान किस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे, अपनी उपलब्धियों का खाका किस तरीके से पेश करेंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में यहां पर प्रचार उनकी ओर से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एटा में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर चलते कंटेनर में आग लग गई। भीषण आग लगने की खबर है। धू धू कर पूरा वाहन जो है वो जल गया। अचानक लगी आग में कंटेनर चालक झुलस गया है और पटना से गुड़गांव ये कंटेनर जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कंटेनर चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो एटा में चलते कंटेनर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे वाहन धू धू कर जल उठा। आग लगने से कंटेनर चालक झुलस गया है, जिसे तत्काल
अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि कंटेनर पटना से गुड़गांव जा रहा था, तभी अचानक बीच रास्ते में उसमें आग लग गई। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, घटना के वक्त की तस्वीरें, जहां अचानक से कंटेनर में आग लग जाती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कंटेनर के जो आगे का हिस्सा है उसमें आग लगती है। और सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि किन कारणों से ये आग लगी नहीं पता लग पाया है, इसको लेकर जांच की जाएगी। और कंटेनर में ये आग लगी है, पटना से गुड़गांव ये कंटेनर जा रहा था, बताया जा रहा है। पीछे बदबू आई, यहाँ से 100 मीटर पीछे बदबू आई, एकदम साइड में हमने गाड़ी लगाई। हम देखा तो नीचे जो आगे बम्पर है उसमें से आगे निकलना शुरू हो गई। अच्छा। खड़ी करते करते एक अच्छा। ताऊ जी जा रहे थे यहाँ पे। हाँ। तो फिर वो तो फिर चले गए, अपना बुझाने लग गए। अच्छा। फिर नहीं कंट्रोल हुई तब फिर हम नीचे भागे। अच्छा। सिलेंडर खींचा तो हमने हाथ फट गया हमारा। अच्छा, कहाँ कहाँ जले हो? ये जले और पैर कहाँ जला? ये 5 पैर एक पल्ली वाले में फलक ज्यादा तेज है। एक में खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां चौक नाला खोलने के दौरान हादसा हो गया। 20 फीट गहरे नाले में एक गौवंश गिर गया। स्थानीय लोगों की मशक्कत से उसे निकाला गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। नगर पालिका पर कई सवाल इसके बाद उठ रहे हैं। फर्रुखाबाद नगर पालिका की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। चौक नाला खोलने के दौरान एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया, जहां 20 फीट गहरे नाले में एक गौवंश गिर गया। जहां पर वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेन की मदद से गौवंश को यहां से बाहर निकाला गया है। 20 फीट गहरा ये नाला जिसमें गौवंश गिर गया। नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही से घटना हुई है। और ऐसे में इस मौके पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आसपास अफरा तफरी का माहौल भी इस दौरान बन गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाला है। घटना का वीडियो भी जो है बनाया गया और सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसके बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर जो है गौवंश को बाहर निकाला है और फिलहाल मौके पर जो है अफरा तफरी का माहौल जो बन गया था उसे शांत कराया गया। और कार्यप्रणाली पर भी कई बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही इसके जरिए उजागर हुई है। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर बयानबाजी इसके मद्देनजर बेहद तेज है। एलजेपी रामविलास सांसद अरुण भारती ने कहा कि महागठबंधन सत्ता पाने के लिए जनता को सपने दिखा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में जंगल राज को रोकने के लिए एनडीए को ही वापस सत्ता में आना होगा। अरुण भारती के इस बयान ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। काम ही नहीं किया है जिसको वो अपना बहुत बड़ा वोट दो कि महागठबंधन न ढंग से अपना गठबंधन कर पाए, न ढंग से अपने उम्मीदवार तय कर पाए और ना ही आज के दिन में बिहार में जो भी अलग अलग समाज है उनके साथ न्याय कर पाए। अभी उन्होंने मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम ही नहीं किया है जिसको वो अपना बहुत बड़ा वोट बैंक मानते हैं। तो मैं मानता हूं कि एनडीए आज के दिन में टिकट बंटवारे से लेकर के आपसी सहमति और समन्वय बनाकर जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, महागठबंधन अभी बहुत पीछे है। कमाल की बात यह है कि यह महागठबंधन तब तक इकट्ठा एकजुट नहीं हो सका जब तक कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर दिया गया। ऐसे में जब मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया तो पूरा उनका एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज को हाशिए पर थे, हाशिए पर ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में महागठबंधन अभी बहुत पीछे है। हम लोग मजबूती से चुनाव प्रचार में हर तरह से अपनी, कल ही एनडीए की घोषणा पत्र भी हुई थी और हम लोग लगातार मजबूती से अपने उम्मीदवार के पक्ष में, एनडीए के हर नेता मजबूती से अपने उम्मीदवार, सहयोगी दलों के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। मेरठ विजिलेंस की टीम ने ब्रजेश नगर और पेपर मिल रोड स्थित फार्म हाउस सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा बरामद किया है और ऐसे में पुलिस की ओर से कार्रवाई अब जारी है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है, जहां पर विजिलेंस टीम के अधिकारी पहुंचे और कई सारे साक्ष्य यहां से लिए गए हैं। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल, ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जिनकी जांच अब की जाएगी और ऐसे में इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को जब्त यहां पर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी बरामद किया गया है। जैसे कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए कई सारे तथ्यों को जो है खंगाला जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि चिंताजनक खबर भी है। यूपी पुलिस परीक्षा में 60% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। दूसरे दिन कई जिलों के सेंटरों पर सन्नाटा भी पसरा नजर आया। कुछ जगह सिर्फ 10% परीक्षार्थी पहुंच सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरों में जो है ये पूरी परीक्षा कराई जा रही है और ऐसे में कड़ी निगरानी यहाँ पर कैमरों की रही। आवेदन के 2 साल बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हो रही है। यानी आप देखिए कि 2 साल बाद ये परीक्षा हुई है, जिसमें कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में 60% जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में पहुंचे ही नहीं, यानी अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी। दूसरे दिन कई जिलों के सेंटरों पर सन्नाटा भी पसरा नजर आया। कुछ जगह सिर्फ 10% परीक्षार्थी पहुंचे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। सीसीटीवी कैमरों में से जो है निगरानी यहां पर रखी जा रही है। आवेदन के 2 साल बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हो रही है, यानी समय सीमा आप देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा है तो आवेदन वो आज देता है, लेकिन 2 साल बाद इसकी परीक्षा होती है, यानी 2 साल तक उसे लगातार इस परीक्षा को लेकर तैयारी करनी पड़े। ऐसे माहौल में ये परीक्षा हुई है, यानी आप समझिए कि बड़ी लापरवाही, बड़ी कहा जाए कि गलती भी इसे कहा जाए, क्योंकि आवेदन के 2 साल बाद ही कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा हो रही है और ऐसे में इस परीक्षा में अब 60% बच्चों ने परीक्षा जो है वो छोड़ दी। कई सेंटरों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये पूरी परीक्षा कराई जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2 साल बाद ये परीक्षा हुई, इतने विलंब के बाद ये परीक्षा कराई गई है, तो ऐसे में छात्र जब पहुंचे ही नहीं तो इन सीसीटीवी कैमरों और इन तमाम निगरानियों का आखिर क्या फायदा। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा टल गया जब 2 स्कूली वाहन आपस में टकरा गए। ये वाहन चंद्रगुप्त मौर्य साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आरडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के थे। बताया जा रहा है कि ये टक्कर तेज रफ्तार ओवर स्पीड के कारण हुई है। हादसे के समय दोनों वाहनों में स्कूली बच्चे सवार थे, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से यहां पर टल गई। तो स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया। आरओ इंटरनेशनल स्कूल की वैन बताई जा रही है, 2 स्कूली वाहनों में यहां पर टक्कर हो गई। तो स्थानीय लोगों की सूझबूझ से छात्रों की जान यहां पर बची और ऐसे में बड़ा हादसा भी यहां पर होने से टल गया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।